तो मतलब कोई भी डेरिवेशन आ जाए आपके सामने, किसका, अरे भैया गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का, तो कितने स्टेप ध्यान रखने, 1 2 और 3। जरा देखना, अगर हम क्यूबॉइड ड्रॉ कर देंगे तो क्या सिमेट्रिकल होगा? एक बात बताओ, क्या तुम पढ़ाई करते हो या मेरी तरह तुम भी मम्मी से बना देंगे? हम ग्राफ कैसे बना देंगे, ये बन जाता है। हम और पास जाएंगे तो हमें लगेगा एकदम बड़ा बोर्ड बड़ा हो रहा है। अब मान लीजिए कोई पीछे से आए, हमारा ऐसे मुंडी पकड़ा, वैसे हम चपका दे इसे, हम ऐसे ऐसे देखेंगे बोर्ड को, कैसे कैसे देखेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसा लगेगा बोर्ड बहुत बड़ा हो गया है, बोर्ड का साइज कैसा हो गया है, इनफिनाइट। एक बार हम चीटी मैया उठाते हैं और बोर्ड पे बैठा देते। माता श्री होती हैं, आप जितना भी दुख लेके आए, जितनी भी निगेटिविटी लेके आए, लेकिन माता श्री जो होती हैं सारी निगेटिविटी ले लेती हैं और आपको बदले में पॉजिटिविटी दे। भैया बेटा उसकी डेंसिटी जो रहेगी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, है ना। चाहे तुम एक टुकड़ा खा लो, एक निवाला खाओ, और चाहे तुम पूरा थाली भर के खा जाओ। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ये अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुष सर में। हम लोग पढ़ रहे थे गॉस थ्योरम और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। और आज के लेक्चर हम लोग कवर कर रहे होंगे ये सारी चीजें, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे होंगे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, फिर उसके बाद क्या है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का हम लोग सीख रहे होंगे एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में हम लोग क्या पढ़ने हैं, ये 3 डेरिवेशन हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, किसके किसके लिए, लीनियर चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए और वॉल्यूम चार्ज के लिए। अब वॉल्यूम चार्ज के लिए हम लोग स्टडी करते हैं 2 टाइप से। कितने टाइप से? 2 टाइप से। अब पहले टाइप में हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल सेल के लिए पढ़ सकते हैं। किसके लिए? स्फेरिकल सेल के लिए। अब जो स्फेरिकल सेल हम लोग पढ़ते हैं ये कोई भी हो सकता है भाई, कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग बोले तो इंसुलेटिंग भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है, इंसुलेटिंग बोल दिया जाए या फिर डाइलेक्ट्रिक बोल दिया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये एक कंडक्टर भी हो सकता है। मतलब इन तीनों की जो स्टडी करी जाती है वो मिला के की जाती है, इन तीनों की जो स्टडी की जाती है वो मिला के की जाती है, एक साथ की जाती है। अब दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या होता है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, या इसको बोल देते हैं सॉलिड डाइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, दूसरा बोल देते हैं हम लोग सॉलिड इंसुलेटिंग स्फेयर के लिए। किसके लिए? सॉलिड इंसुलेटिंग स्फेयर के लिए बोल देते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जब ये 3 डेरिवेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। मतलब गॉस थ्योरम के चैप्टर से हम लोग को क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट पता चली, कुछ अलग टाइप की जो बातें पता चली उनके बारे में बातचीत करेंगे। जिसमें सबसे पहली बातचीत होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, कि एक कंडक्टर के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इस बात को हम लोग देखेंगे बेहतरीन तरीके से भैया एकदम। फिर इसके बाद है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होता है वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसके बारे में हम लोग सीख रहे होंगे, आज ही के लेक्चर में सीख रहे होंगे ये सारी चीजें। तो लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एकदम सीट की पेटी बांध लेनी भैया, सीट बेल्ट लगा लेनी है और एकदम बांध के बैठ जानी है, कहीं भी हिलना डुलना नहीं है, पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ये क्या होती है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा भाई ये। ठीक है, ये क्या होगा? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉरी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये क्या होगा? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने हेडिंग डाल दी, तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वैसे अगर हेडिंग नहीं भी डालते हैं आप, नोट नहीं भी करते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए गए हैं, लेकिन क्लास को जब आप देखते हैं उसके साथ में एक कॉपी पेन लेके बैठने से, नोट करते चलने से उसकी बात ही अलग होती है भाई, उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। जल्दी जल्दी देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे भाई हम लोग। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर कितने टाइप का होता है? तो हम कहेंगे बच्चा 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का। सबसे पहला लिख दीजिए कौन सा? लीनियर। सबसे पहला कौन सा हो गया? लीनियर हो गया। दूसरा कौन सा लिख दें? दूसरा हमने लिख दिया सरफेस। तीसरा कौन सा लिख दें सर? लीनियर लिख दिए, सरफेस लिख दिए, तीसरा वॉल्यूम लिख दीजिए। तो हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे? वॉल्यूम लिख दिया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? तो सर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं लैम्डा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लैम्डा से लिखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं? तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से लिखते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं? तो इसको हम लोग लिखते हैं रो से लिखते हैं। ठीक, अब चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी बिल्कुल सिंपल है भैया, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज
डेंसिटी बोलते हैं। मतलब समझ लीजिए यूनिट लेंथ में जितना भैया जी चार्ज होगा उसको हम लोग लेमडा बोल देंगे, लेमडा बोल देंगे मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। यूनिट बताने की जरूरत है क्या, यूनिट बताने की जरूरत है क्या भाई, चलिए देखते बता देते हैं यूनिट हम। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो सर आप लोग कहेंगे सर देखिए चार्ज के लिए क्या लिख दीजिए, कूलाम लिख दीजिए आप, और लेंथ के लिए क्या लिख दीजिए, मीटर लिख दीजिए। तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी। तो हम कहेंगे बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा बताया भाई। अब फिर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब इसके लिए भी यूनिट क्या लिख देंगे हम, जल्दी से भाई देखें, इसके लिए भी यूनिट क्या लिख देंगे, चार्ज के लिए क्या यूनिट होती है, तो आप लोग कहेंगे थल तुलाम होती है, तो हम तुलाम लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया की यूनिट क्या होती है, तो आप लोग कहेंगे थल मीटर स्क्वायर होती है, तो हम मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। क्यू क्या है, तो क्यू है सर चार्ज, क्यू क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। वी क्या है, तो वी है वॉल्यूम, क्योंकि सर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो डिफिनेशन क्या बन जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इधर क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से लिखते हैं, फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एल होता है, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर हो जाएगी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से लिखते हैं, क्यू अपॉन ए फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से लिखते हैं, क्यू अपॉन वी फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, और सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं एप्लीकेशन। हम लोग क्या देखना है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। किसका एप्लीकेशन देखना है हम लोगों को, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखना है। ठीक, किसके एप्लीकेशन देखने हम लोगों को, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख देते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। किसकी वजह से, लीनियर चार्ज की वजह से हम लोग क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, किसकी वजह से निकालना है, लीनियर चार्ज की वजह से हम लोग क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर लीनियर चार्ज की वजह से निकालना है ना, तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग क्या बनाते हैं, लीनियर चार्ज बना देते हैं। एक ऐसे लाइन लेते हैं, एक ऐसे क्या लेते हैं हम लोग, एक लाइन लेते हैं। ठीक, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, इसके ऊपर एक चार्ज बिखेर देते हैं भाई, लीनियर चार्ज, प्लस 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 प्लस, एक प्लस, एक प्लस और एक प्लस और एक प्लस और एक प्लस और एक प्लस और, ऐसे करके हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने चार्ज फैला दिया है। अब ये कैसा चार्ज बन गया है, तो अब ये चार्ज बन गया है, लीनियर चार्ज बन गया है। कैसा चार्ज बन गया है, लीनियर चार्ज बन गया है। अब इसकी वजह से हम लोगों को क्या फाइंड करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर आपने इससे पहले आपने बताया कि ये जो है एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो हम कहेंगे हाँ, ये तो आपने अच्छी बात हमें याद दिलाई कि यहाँ पे हम लोगों को गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक, अब देखिए हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है, गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है, मतलब इसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तो इस बात को हम लोग सीखते हैं। ठीक, अब देखें गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। सारी चीजें यहीं पे सीख लीजिए, आगे आने वाले 3 डेरिवेशन एकदम हलवा लगेंगे भाई, एकदम घी वाला हलवा लगेंगे, एकदम मक्खन के जैसे आप लोग खा जाओगे, हलवा लगेगा मक्खन के जैसे खा जाओगे। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की मदद से देखो हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों का काम होता है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्या ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। आप लोग कहेंगे सर ये गॉसियन सरफेस क्या होती है, चलिए हम आपको बताते हैं गॉसियन सरफेस क्या होती है। जैसे आपको पिछले वाले लेक्चर के लास्ट में थोड़ी सी चीजें बताई गई थी लीनियर चार्ज के लिए, कि इस प्रकार से क्या हमारे पास कोई लीनियर चार्ज हो और उसके आसपास हम लोगों ने क्या ली थी, इस प्रकार से क्या ले ली थी, इमेजिनरी सरफेस ले ली थी, है ना। और ये जो इमेजिनरी सरफेस ले लेते हैं इसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, हमने बता दिया कि गॉसियन सरफेस क्या होती है, लेकिन आपको क्या बताना था, आपको ये बताना था कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ कैसे करते हैं। तो देखते हैं भैया गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहली बात कि सिमेट्री मिलनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए,
सिमेट्रिकल होनी चाहिए, और जो थीटा होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या तो 90 होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा थीटा हो नहीं सकता है। मतलब बस एक मैं हूं और एक तुम हो और सारा जहां है पता नहीं कहीं तो मतलब 0 और 90 के अलावा कोई तीसरा एंगल नहीं हो सकता है। सिमेट्रिकल होना चाहिए, 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कोई तीसरा एंगल नहीं आ सकता है। मतलब ये गॉसियन सरफेस हम लोग को इतनी बात ध्यान रखनी है कि सर सिमेट्रिकल होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई तीसरा आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है गॉस थ्योरम को, उसके लिए बताया जा रहा है। गॉसियन सरफेस क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं आ सकता है। चलिए सेकंड पॉइंट बताइए। तो चलिए हम सेकंड पॉइंट बताते हैं। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 फ्लक्स निकालने पड़ेंगे। कितने फ्लक्स निकालने हैं, 2 फ्लक्स। आप लोग कहेंगे 2 फ्लक्स कैसे निकालेंगे, चलिए हम बताते हैं 2 फ्लक्स कैसे निकालेंगे। एक तो जो आपको फॉर्मूला बताया गया, कौन सा फॉर्मूला बताया गया, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बताया गया था। जी हाँ, ये बताया गया था, नहीं बताया गया था, ठीक बताया गया था। एक फॉर्मूला आपको गॉस बाबा बताया गए थे, वो क्या बताया गए थे, Q इंटू 1/ε0। एक ये बताया गए थे, एक ये बताया गए थे। ठीक है ना, मतलब क्या करना है, एक बार इस फॉर्मूले को लगाना है तो फ्लक्स निकल आएगा, एक बार इस फॉर्मूले को लगाना है। ये फॉर्मूला कौन सा था, याद है क्या, ये फॉर्मूला याद है क्या। तो आप लोग कहेंगे हाँ याद है। ये कौन सी थ्योरम है, गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है। तो ये फॉर्मूला गॉस लॉ में आता है, क्या आता है, फाई इक्वल टू Q/ε0। यहाँ पे ई लगाना चाहें तो ई लगा सकते हैं। अब ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, तो दोनों को क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए। दोनों को इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E.ds, और ये है सरफेस इंटीग्रल। इक्वल में क्या चल रहा है, Q/ε0 चल रहा है। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और सारे के सारे डेरिवेशन हम लोग बड़ी आसानी के साथ में कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे, कर नहीं रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि मतलब डेरिवेशन ऐसे किए जाते हैं, इन प्रॉपर्टीज का ध्यान में रखा जाता है और डेरिवेशन ऐसे किए जाते हैं। ठीक है ना, तो इन बातों को करते हैं रफ करने से पहले आपको देते हैं मौका, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, बातें जन्म जन्म तक काम आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो रफ कर देते हैं भाई, ठीक है तो इसको हटा देते हैं, और सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोगों का चल रहा है वो क्या है, वो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ये लीनियर चार्ज है। लीनियर चार्ज के लिए हम लोग क्या बनानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। अब इसके लिए हम लोग को बात आती है गॉसियन सरफेस बनाए। जब गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे तो हम लोग कितनी बातें माइंड में रखनी होगी। सबसे पहली बात कि सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सबसे पहले काम तो ये करना है ना, लीनियर चार्ज के लिए अगर हम लोग को गॉस थ्योरम अप्लाई करके क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद 2 फ्लक्स निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। कितने स्टेप, 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, गॉसियन सरफेस क्या ड्रॉ करनी है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों फ्लक्स निकालने हैं। कितने, दोनों फ्लक्स निकालने हैं। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है बच्चा, तीसरा स्टेप है दोनों को इक्वल कर देना है, दोनों को इक्वल कर देना है, दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है ना, ठीक। तो मतलब कोई भी डेरिवेशन आ जाए आपके सामने, किसका, अरे भैया गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का, तो कितने स्टेप ध्यान रखने, 1 2 और 3। पहला क्या है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस ध्यान रखना आपको। फिर क्या है, दोनों फ्लक्स निकालने हैं आपको। दोनों फ्लक्स कौन कौन से, एक तो जो आपके पास फंडामेंटल होता है फाई ई इक्वल टू ईडीए, उससे ईडीएस जो होता है उससे निकालना है ना, लीनियर इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल वाला ईडीएस जो होता है उससे निकालना है। फिर इसके बाद है क्या, दोनों को इक्वल कर देना है, मतलब जो दोनों फ्लक्स है उनको क्या कर देना, इक्वल कर देना। बस इतना आसान है। ठीक है ना, कोई भी डेरिवेशन करना हो इस चैप्टर गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का, कोई भी डेरिवेशन करना आपको, बस ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है और डेरिवेशन आपका घूमता टहलता हुआ आपके पास चलाएगा भाई। ये क्या है आपके पास, लीनियर चार्ज है। तो अब इस लीनियर चार्ज के लिए आपको क्या ड्रॉ करनी है, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। अब बात आती है कि गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ की जाए। तो अब बात आती है गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ की जाए, तो देखते हैं कैसे ड्रॉ की जाए। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर देते हैं, एक गॉसियन सरफेस इसके लिए कैसे ड्रॉ कर देते हैं, जैसे हमारे पास ये वायर हो और इसके लिए हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, क्यूबॉइड ड्रॉ कर देते हैं। क्यूबॉइड ड्रॉ करने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए ये वायर है और वायर इसमें से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है ना, अब हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये वायर था हमारे पास
और इसके चारों तरफ हमने ये क्या ड्रॉ कर दिया, क्यूबॉइड ड्रॉ कर दिया। लेकिन जब क्यूबॉइड ड्रॉ कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा वायर इसमें से पास कर रहा है यहाँ से, ये मान लीजिए हमारा जो ये वायर है यहाँ से पास कर रहा है, देखिए जो ब्लैक ब्लैक है ना, यहाँ से मान लीजिए हमारा क्या पास कर रहा है, वायर पास कर रहा है, ठीक है ना। अब लेकिन जरा देखना, अगर हम क्यूबॉइड ड्रॉ कर देंगे तो क्या सिमेट्रिकल होगा? वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों सिमेट्रिकल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, कम है। ये देखो इस वाले सरफेस की क्या है, डिस्टेंस कम है, लेकिन इस कॉर्नर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे तो देखो एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए किधर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, क्योंकि हमारे पास चार्ज कैसा है, हमारे पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। लेकिन जैसे हम इधर जाएंगे तो ना तो यहाँ पे एंगल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है, एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, ना तो 0 डिग्री होगा ना तो 90 डिग्री होगा, इन दोनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब हम यहाँ पे क्या नहीं ले सकते हैं, गॉसियन सरफेस क्यूबॉइड नहीं ले सकते, क्यूब तो ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यूब भी नहीं ले सकते जब क्यूबॉइड नहीं ले सकते हैं तो, ठीक। तो अब बात दिमाग में ये आती है कि सर इसके लिए किया जाए, गॉसियन सरफेस ली कैसी जाए। तो हम आपसे कहेंगे कि देखिए भैया, आपको कैसी गॉसियन सरफेस लेनी है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेनी है। कैसी गॉसियन सरफेस लेनी है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेनी है। कैसी गॉसियन सरफेस, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। जल्दी देखिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया आपके लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और ये हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गई भाई। ये क्या बन गई, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गई है। और इस वायर से जितनी डिस्टेंस पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है, उतनी डिस्टेंस का हम लोग, उतनी रेडियस का हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, आर डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, कोई एक पॉइंट P है, और यहाँ पे हम लोग एक एरिया ले लेते हैं छोटकू सा, एक सरफेस यहाँ पे तो एक एरिया यहाँ पे ले लेते हैं, एक सरफेस यहाँ पे तो एक एरिया यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब जितनी सरफेस हो तो वहां पे एक एक एरिया आपको ले लेना होता है, ठीक है ना। मतलब 2 फ्लक्स निकालने, एक तो सिंपल है Q/ε0 लगाना है, उसके बारे में कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। एक फ्लक्स जो हम लोग ऐसे करके निकालते, कैसे करके निकालते, फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, इधर वेक्टर लगा के ऐसे निकालते हैं। बस इसी में दिमाग लगाना होता है। बाकी दूसरा वाला जो फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम से जो हम लोग निकालते हैं, फाई ई इक्वल टू Q/ε0 से, इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग हम लोगों को नहीं लगाना है, ठीक है ना। ठीक, तो अब क्या बात समझ में आई कि ये जो ई डॉट ds हम लोग लिख रहे हैं, इसी में थोड़ा सा दिमाग हम लोगों को लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे सर देखिए, आप लोग देखिए भैया लोग, कि यहाँ पे कितनी सरफेस आ रही है, 3 सरफेस आ रही हैं। एक तो ये जो कर्व्ड सरफेस हो गई, एक जैसे मान लीजिए वायर हमारा, और इसके चारों तरफ एक तो ये हो गई, कौन सी सरफेस, कर्व्ड सरफेस हो गई, और एक कौन सी सरफेस हो गई, ऊपर वाली ऐसे वाली सरफेस और नीचे वाली ऐसे वाली सरफेस, ठीक है ना। तो अब इन तीनों सरफेस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इन तीनों सरफेस के लिए हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। क्यों, क्योंकि फ्लक्स के लिए हम लोग पता है कि ये जो इन दोनों के बीच का सर जो एंगल होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, उस पर डिपेंड करता है ये फ्लक्स। कैसे, देखिए इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये ई और एस के बीच का जो एंगल होता है थीटा, इस पे इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब इस फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, इस थीटा की वैल्यू पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मतलब यहाँ पे यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा, या जो कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन जब ऊपर वाली डायरेक्शन, ये ऊपर वाली सरफेस पे आओगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना बनना होगा, 90 डिग्री बनना होगा। मतलब इस सरफेस के लिए फ्लक्स अलग आ रहा है, इस सरफेस के लिए फ्लक्स अलग आ रहा है, इस सरफेस के लिए फ्लक्स अलग आएगा, क्योंकि इधर के लिए भी एरिया वेक्टर इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ, इधर की तरफ। मतलब तीनों सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है, और उसके बाद जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स भी अलग अलग निकालना पड़ेगा। जितनी भी सरफेस हम लोग लेंगे, जितनी भी सरफेस होंगी, किसमें, गॉसियन सरफेस में जितनी भी सरफेस होंगी, प्रत्येक सरफेस के लिए फॉर ईच सरफेस आपको क्या करना पड़ेगा, ये फ्लक्स को अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी सरफेस हैं उनके लिए फ्लक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे, और थीटा आपको बता दिया गया कि थीटा कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 90 होना चाहिए। ठीक, अब तक क्या बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज के बारे में आपको क्या बताया गया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, दोनों फ्लक्स निकालने, दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक, अब गॉसियन सरफेस में आपको क्या बताया गया कि ये जो गॉसियन सरफेस है सिमेट्रिकल होनी चाहिए, एंगल 2 होने चाहिए, केवल 0 डिग्री होना चाहिए, या तो 90 डिग्री हो सकता है। उसके बाद क्या बताया गया
कि अब जब हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी है तो उसमें जितनी भी सरफेस होती हैं सबके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, फ्लक्स अलग अलग निकालते हैं। फ्लक्स अलग अलग क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसके लिए फ्लक्स अलग होगा, इसके लिए फ्लक्स अलग होगा, इसके लिए फ्लक्स अलग होगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स होता है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है भैया थीटा, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो अब ये जितनी बातें आपको बता दी गई हैं ये काम आपका आसान करने वाली हैं आगे आने वाले तीनों डेरिवेशन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे एकदम भैया। चलिए, अब ये जो ऊपर सरफेस आई है इसको हम लोग S1 बोल देते हैं, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, S2 बोल देते हैं, और जो नीचे वाली जो सरफेस है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, S3 बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, S3 बोल देते हैं भाई। ठीक है, अब S1 के लिए यहाँ पे डायरेक्शन दिखा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, इसके लिए दिखाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, इसके लिए दिखाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी। यहाँ पे एरिया वेक्टर दिखाएंगे। अरे भाई सरफेस ऐसे होगी ना, नीचे वाली सिलेंड्रिकल सिलेंडर है ना भाई, देखो ऐसे ऐसे सिलेंडर है कि नहीं है, सिलेंडर है, नीचे जो सरफेस होगी उसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ये, दोनों के बीच में कितने का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसको बोल देते हैं ई वेक्टर, इसको बोल देते हैं ds वेक्टर। ये होगी सरफेस नंबर 3, ये सरफेस 2 थी, ये सरफेस 1 थी, इसको भी बोल देते हैं ds वेक्टर ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी ds वेक्टर भी इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर की तरफ है। ठीक है, ठीक है। तो अब जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग फ्लक्स निकाल लिया जाए, सबके लिए अलग अलग फ्लक्स निकाल लिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले लिख देते हैं φ1 लिख देते हैं। φ1 कितना आ जाएगा, तो φ1 हम लोग लिखेंगे ऐसे करके लिख देंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। अब हम लोगों को पता है φ1 में थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ई डी एस कॉस 90। यहाँ पे φ1 क्या हो जाएगा, तो φ1 हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल लें, पहले φ2 निकाल लें। चलो पहले φ2 निकाल लेते हैं। φ2 के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, φ2 के लिए कितना लिखेंगे, फिर से वही कहानी, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0 रख देते हैं। जब 0 रख देंगे तो ये कितना बचेगा, ई डी एस, एस कैपिटल बनाना है रामू, ई कैसा एस कैपिटल बनाना है, ये लीनियर इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल सॉरी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 0 रख दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, φ2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा भैया ई जो है वही रहने वाला है, अंदर किसका इंटीग्रल होगा, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, अब यह यहाँ पे छोटा सा कितना था, ds था, यहाँ पे छोटा सा कितना था, ds था। अब पूरी सरफेस के लिए अगर देखो, ये जो पूरी सरफेस है, अरे भाई ये जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस है इसका छोटा सा एरिया कितना था, ds था। अब अगर पूरी कर्व्ड सरफेस के लिए देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πrl हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2πrl हो जाएगा। मतलब सरफेस एरिया ले लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, सरफेस एरिया ले लेंगे किसका, सिलेंडर का। ये क्या हो जाएगा, 2πrl हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। यहाँ क्या हमारे चल रहा है, φ2 चल रहा है, इस φ2 को भी पैक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब फिर क्या निकालना है, फॉर सरफेस नंबर S3, S3 के लिए निकालना है। किसके लिए, S3 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, φ3 लिखेंगे। φ3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो ये हो गया ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो φ3 हमारे पास कितना आ गया है, 0 आ गया है। ठीक, अब हम लोग क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम सरफेस। तो वो फ्लक्स कितना होगा, उस फ्लक्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग पता है उसको हम लोग लिखेंगे φe से, φe इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 कितना, 0, φ2 कितना हमारे पास, φ2 है ई 2πrl है, प्लस में φ3 कितना हमारे पास, φ3 चल रहा है 0, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ई इंटू 2πrl। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। अब ये कौन सा फ्लक्स आ गया है, ये आ गया है, ये वाला फ्लक्स आ गया है। कौन वाला फ्लक्स आ गया है, ये वाला फ्लक्स आ गया है। अब आपको पता है कि सर जी देखिए ये वाला फ्लक्स अगर हमने निकाल लिया है तो ये वाला फ्लक्स हम निकाल लेंगे, और दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। देखो भाई, पहला काम गॉसियन सरफेस, फिर दोनों फ्लक्स निकाल लिए, एक फ्लक्स निकाल लिया, अब दूसरा फ्लक्स हम लोगों को निकालना है। तो दूसरा फ्लक्स निकाला जाए भाई, चलिए देखते हैं दूसरा फ्लक्स निकालते हैं हम लोग किसकी मदद से,
तो गॉस थ्योरम की मदद से, गॉस लॉ की मदद से, ठीक है। तो फिर यहाँ हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्या जानते हैं हम लोग गॉस लॉ के माध्यम से, क्या जानते हैं, गॉस लॉ क्या बता गए थे कि ये जो फ्लक्स होता है बच्चे, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। मतलब ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है, इससे जितना भी फ्लक्स पास कर रहा होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसका, चार्ज इनसाइड, मतलब इसके अंदर जितना भी चार्ज होगा उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा भाई, ठीक। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 62, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हम लोगों ने, फर्स्ट में हम लोगों ने लिखा ई इंटू 2πRL इक्वल टू में क्या चल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ठीक ना। क्या चल रहा है, ई इंटू 2πRL इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ठीक। अब देखते हैं भाई जल्दी से, अब जरा सा जल्दी से हम लोग देखते हैं, अरे जल्दी से देखते हैं भाई, बैक से ही देखते हैं, ब्लैक से ही देख लेते हैं थोड़ी देर। इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2π को हम लोग कहाँ भेज दें, 2πRL को हम लोग कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो ये क्या आ जाएगा देखिएगा जरा, 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, और ये हम लोग लिख रहे हैं क्यू अपॉन RL, 2π एप्सिलॉन नॉट बीच में ले आए, RL को कहाँ कर दिया हमने, पीछे कर दिया, ठीक। अब एक बात आपसे पूछी जाएगी और वो बात आपको बतानी है, ठीक है ना। एक बात आपसे पूछी जाएगी और वो एक बात आपको क्या करनी है, बतानी है, ठीक। एक बात बताओ, तुम क्या तुम पढ़ाई करते हो या मेरी तरह तुम भी मम्मी से पिटते हो। चलो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन एल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एल लिख सकते हैं। और हम लोग क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल लिख सकते हैं। अरे भाई क्यू की इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू एल लिख सकते हैं। अब जरा ऊपर देख लो, ऊपर क्या चल रहा था हमारे पास, 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, ये था हमारे पास क्यू, क्यू की जगह हम लोग क्या लिखना है, लेमडा एल लिखना है, कितना लिखना है, लेमडा एल लिखना है। नीचे कितना चल रहा है, आर एल चल रहा है, एल से एल खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा लेमडा अपॉन आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेमडा अपॉन आर आ जाएगा। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करते हैं, कितना सा, थोड़ा सा, इत्तू सा करेक्शन करते हैं। वो इत्तू सा करेक्शन क्या करते हैं, इधर देखो भाई, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा लेते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 लेमडा, नीचे हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर हो जाएगा 2 लेमडा और नीचे हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर इसके लिए हम क्या देखना चाहें, ग्राफ देखना चाहें, तो हम लोग ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, देखो भाई यहाँ पे बना देते हैं, छोटा सा ग्राफ बना देते हैं, छोटा सा ग्राफ बना देते हैं। ये क्या है, ई है, ये क्या है, इधर की तरफ आर है। तो सर ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो ग्राफ बिल्कुल सिंपल तरीके से बना देंगे हम। ग्राफ कैसे बना देंगे, ये बन जाता है ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा ग्राफ बन जाता है भाई, ठीक है। तो ये किसके लिए था, लीनियर चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, कितना, ई इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर आ चुका है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए भाई, इसको नोट कर लीजिए, नहीं नोट करने की इच्छा है फिर भी नोट कीजिए, क्योंकि इसके नोट्स की लिंक तो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन इसको नोट कीजिए। जो चीजें आप लिख लेते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, इस बात को एकदम दिमाग में छाप लीजिएगा भैया, ठीक है ना। जो चीज आप लिख लेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है ना। वैसे स्कूल में भी क्या होता है, याद करने को दे देते हैं, लर्न करने वाला काम दे देते हैं, फिर आप स्कूल में आओ सुन लेते हैं, है ना, मतलब आपसे लिसनिंग वाला वर्क भी हो जाता है, और उसके बाद फिर लेकिन आपका टेस्ट लिया जाता है। मंथली एग्जाम होते हैं, क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं, वो किस लिए होते हैं, ताकि जो चीजें आपने याद की हैं, जो लर्न की हैं, उनको अगर आप लिख देते हो तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है ना। तो ये जो डेरिवेशन आपको यहाँ पे याद करा दिया गया है, वो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है, या आपको समझ में आ गया हो तो खुद से कर लेना है, ठीक है भाई। बाकी डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जो आपको सुविधाजनक लगे, लिखना सुविधाजनक लगे तो उससे देख के लिख लें, प्रिंट निकलवाना अच्छा लगे तो प्रिंट निकलवा लें भाई, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं भाई, इसको हटाते हैं। अब हम लोगों को देखना है किसके लिए,
सरफेस चार्ज के लिए या सीट ऑफ चार्ज के लिए देखना है। किसके लिए देखना है? सीट ऑफ चार्ज के लिए देखना है। तो उसको जल्दी 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 हटाते हैं, जल्दी 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 हटाते हैं। टिक 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 टिक। ये हमने हटा दिया। देखिए अब किसके लिए देखना है हम लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज, किसकी वजह से देखना है? सरफेस चार्ज की नहीं, सीट ऑफ चार्ज के लिए देख लेते हैं। सीट ऑफ चार्ज, आपको क्या दे दिया जाए? सीट ऑफ चार्ज दे दी जाए, ठीक है ना? ठीक, उसकी वजह से आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों को देखनी है, बतानी है। तो उसको हम लोग जल्दी से बता लेते हैं और देखते हैं इसके लिए फिगर क्या बनाएंगे। तो सीट ऑफ चार्ज है तो एक सीट बना लेते हैं हम लोग। एक क्या बना देते हैं? सीट बना देते हैं। देखिए ये हमने क्या बना दी भैया? ये हमने बना दी एक सीट बना दी। क्या बना दी? एक सीट बना दी। ठीक, अब इस सीट पे हम लोग क्या फैलाना है? इस सीट पे हम लोग को फैलाना है चार्ज। इस सीट पे क्या फैलाना है हम लोगों को? इस सीट पे फैलाना है चार्ज, ठीक है। और ये चार्ज हमने फैला दिए, ये चार्ज, 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 लेव चार्ज, लेव चार्ज, और चार्ज, और चार्ज। ये क्या है? हमने ये फैला दिया, इसके ऊपर चार्ज फैला दिया भाई। ठीक ठीक, अब हम लोग क्या बताना? इसकी वजह से हम लोग क्या बतानी है? ये इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज होता है। ये कैसी सीट होती है? तो ये होती है हमारे पास इन्फिनाइट सीट होती है। कैसी सीट होती है? इन्फिनाइट सीट होती है। मतलब ऊपर भी बहुत दूर तक होती है, बहुत डिस्टेंस तक होती है, और नीचे भी बहुत डिस्टेंस तक, लेफ्ट भी राइट भी, बहुत 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 बड़ी सीट होती है। और अगर सीट है तो सीट का मतलब होता है कि इसमें जो चार्ज होता है केवल एक ही तरफ होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है? इसके आसपास क्या बताना है? एट नियरेस्ट पॉइंट, मतलब किसी एक पास के पॉइंट पे हम लोग क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, फिर दोनों फ्लक्स निकालना, दोनों को इक्वल करना। यही 3 स्टेप आपको बताए गए हैं, तो उन्हीं 3 स्टेप को ध्यान रखते हैं भाई। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब इसके लिए देखो गॉसियन सरफेस क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो कन्वेंशनल आपकी बुक में दिया गया है हम उसी को ड्रॉ कर देते हैं, और वो क्या है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये कैसी सरफेस हो गई? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गई, ठीक है ना। ठीक, अब जरा बताइएगा भैया, यहाँ पे इस सरफेस को हम लोग, यहाँ पे कितनी सरफेस है? एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और तीसरी सरफेस ये है। तीनों सरफेस हैं। हमारा क्या करना है? सबसे पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया ना, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए। दूसरा काम क्या है कि दोनों फ्लक्स निकालने, और दोनों में से फ्लक्स में कौन सा काम कठिन होता है? दोनों फ्लक्स में से कौन सा निकालना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है? तो हम लोगों को पता है कि ये वाला मुश्किल पड़ता है। कौन सा? ई डॉट डी एस वाला, ये वाला मुश्किल पड़ता है। और बाकी दूसरा वाला तो ये तो बिल्कुल आसान है भाई, है ना। बिल्कुल एकदम फॉर्मूला रखना है, कुछ है नहीं खास। तो पहला वाला फ्लक्स हम लोगों को निकालना है, और जब पहला वाला फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो हर सरफेस के लिए अलग निकालना पड़ेगा। इसके लिए अलग, इस वाली जो कर्व्ड सरफेस आएगी उसके लिए अलग, और इस वाली सरफेस के लिए अलग निकालना पड़ेगा। तो सरफेस हम लोग नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं S1, इसको नाम दे देते हैं S2, ठीक है। ये S2, ठीक है। S2 चाहे इधर लो चाहे इधर लो, तीनों मतलब दोनों ही बातें क्या हैं? एक हैं। यहाँ पे क्या ले लो? S3 ले लो, ठीक है। जल्दी से अब क्या करते हैं? φ1 निकाल लेते हैं। सरफेस नंबर 1 के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं? φ1 निकाल लेते हैं। तो जब φ1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, EDS वाला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? EDS वाला यूज करेंगे। ये हो जाएगा EDS cos थीटा, ठीक। यहाँ सरफेस इंटीग्रल लगा लीजिएगा। अब जब सरफेस नंबर किसके लिए लिख रहे हैं? सरफेस कौन सी है हमारी? ये सरफेस है हमारी S1 है, और S1 पे हम लोग फिर से वही काम करते हैं। यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लेते हैं DS, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ दिखा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की भी डायरेक्शन हम लोग इधर की तरफ दिखा देते हैं। यहाँ पे भी फिर से वही हम लोग काम करते हैं, छोटा सा DS वेक्टर ले लेते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर की तरफ। अब ये जो S2 है यहाँ पे इधर दिखा देते हैं, चाहे इधर ही दिखा देते हैं भाई, इधर जगह नहीं है, इधर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? इसको बोल देते हैं DS वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये नहीं, इसको DS बोल दो। DS वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, ठीक है ना। अब जल्दी से देख लेते हैं। φ1 निकाला तो EDS cos थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना होगा भैया? थीटा होगा 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? EDS, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, ठीक।
अब किसके लिए देखते हैं हम लोग, फाई 2 के लिए देख लेते हैं। सरफेस नंबर 2 कौन सी है, सरफेस नंबर 2 ये वाली है, सरफेस नंबर 2 ये वाली है भैया, कर्व्ड सरफेस है, यही तो सरफेस नंबर 2 है। ठीक है, तो सरफेस नंबर 2 के लिए देखेंगे फिर से वही फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा लिखते हैं। यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फाई 3 निकालेंगे, फाई 3 बोले तो सरफेस नंबर 3 के लिए, तो सरफेस नंबर 3 के लिए निकालेंगे, सेम वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ई डी एस कॉस 0 आ जाएगा यहाँ पे। अरे भाई सरफेस नंबर 3 ये है ना, अरे ये हमारे पास सीट है कि नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर प्लेट बनने ही कि नहीं बनी, अरे सिलेंड्रिकल का जो बेस है एक सर्कुलर प्लेट ही तो है ना, ये हमारे पास क्या है, सीट है, यहाँ पे क्या है, सर्कुलर प्लेट है। इसके लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर की तरफ, और इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है ना सारा का सारा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है ना, तो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अब जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल होता है कितना, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ई डी एस आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल लगाना मत भूल जाना रामलाल। ठीक है, ये फाई 3, ये फाई 2, और ये आ गया हमारे पास फाई 1 आ गया। ठीक ठीक, अब क्या करना है, अब हम लोगों को निकालना है टोटल फ्लक्स, निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द सरफेस, पासिंग थ्रू सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस। कितना फ्लक्स पास कर रहा है तो उसको देख लेते हैं। उसको हम फाई 3 था नहीं, फाई ई कौन लिख रहा है, श्यामलाल, हो रामलाल, इधर ध्यान दो। हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 की जगह कितना लिखा जाएगा, फाई 1 की जगह लिखा जाएगा ई डॉट डी एस, प्लस फाई 2 की जगह कितना लिखा जाएगा, 0 प्लस फाई 3, फाई 3 की जगह कितना लिखा जाएगा, ई डी एस। ठीक है देखें ये और ये क्या है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ई डी एस आ जाएगा। 0 है, ऐड कर दिया जाए 0 भी, तो किसी भी नंबर में क्या ऐड कर देते हैं, 0 ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, कितना आता है, 0 नहीं आता है, ईडीएस आता है। ठीक है, देखो इधर पे, मतलब किसी भी नंबर में 0 ऐड करो वही आ जाता है। ठीक, तो हमारे ऑफलाइन में होता था ऐसा, जब बच्चों को ऐसे, कुछ बच्चे होते थे क्लास में जो सोए सोए रहते थे, उनको एकदम अचानक से अगर जगा के पूछने लगो कितना आता है, कितना आता है, 1 1 1 1, तो बच्चे को फिर वो 1 ही बोल देते थे ठीक है, खैर देखें यहाँ पे, अब देखें, अब यहाँ पे हम लोग फाई ई इक्वल टू क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, यहाँ ई क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, डी एस बचेगा। ठीक है, ये 2 ई चल रहा है। अब डी एस देखेंगे हम लोग, डी एस कौन सा है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कौन से, इस वाले सरफेस के लिए देख रहे हैं, इस वाले सरफेस के लिए देख रहे हैं, और इसका जो सरफेस एरिया हम लोग कितना मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। एस अगर ये होगा तो एस ये भी होगा, क्योंकि हमने सिलेंडर माना है ना कि कोन मान लिया है। ठीक है ना, सिलेंडर माना, सिलेंडर कैसा होता है, तो ये हमारे पास क्या, सिलेंडर, जितना इसका सरफेस एरिया यहाँ पे होगा उतना ही इसका सरफेस एरिया कहाँ पे होगा, इस वाले एंड का भी होगा। ठीक है ना, तो हमने इसको क्या लिख दिया, डी एस की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, एस लिख रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास फ्लक्स आ गया, फ्लक्स नंबर 1 आ गया, ये फ्लक्स नंबर 1 हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब फ्लक्स नंबर दूसरा हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो फ्लक्स नंबर 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहाँ लिख लेते हैं, तो चलिए भैया यहीं पे लिखते हैं बगल में। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम वी नो दैट गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यहाँ पे क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, किसके अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। गॉस थ्योरम में क्या बताया गया था कि जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला नंबर 2, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लेके आया था, गॉस थ्योरम लेके आया था, क्या लेके जाएगा, तो एक डेरिवेशन लेके जाएगा सिंपल करके उसको। ठीक है ना, तो फर्स्ट में हमारे पास क्या था, देखिए फर्स्ट में हमारे पास था 2ES था, इक्वल में क्या चल रहा है, दूसरा वाला क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। अरे भाई देखिए फाई ई के इक्वल में भी है, फाई ई के इक्वल में भी है, तो RHS वालों को हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया है भाई। ठीक है ना, अब देखें हम लोग क्या फाइंड करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो यहाँ से हम लोग E इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2, ई को यहाँ रोक लेते हैं, 2s को नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई क्यू अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई 2s इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, चलने दिया, अच्छा लग रहा है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है ना, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम कहाँ जाना था,
हम जानत हैं कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन S होता है। हमने Q अपॉन A लिख दिया था जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया समझिएगा आप लोग, कभी कभी S से लिख दिया जाता है। S मतलब कुछ बुक्स में S से लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में A से लिखा हुआ है, तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो सिग्मा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, Q अपॉन S जानते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है क्या, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, Q अपॉन S दिख रहा है, इसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिग्मा यूज कर सकते हैं। तो E इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा, E इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा भैया, Q अपॉन S की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे, और C आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ये देखो होता किसके लिए है, तो इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए होता है। इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज का मतलब समझते हैं, इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि सीट या तो बहुत बड़ी हो, ऐसा मुमकिन नहीं होता है कि कोई सीट हो आपके पास उस पर चार्ज हो और वो बहुत ज्यादा बड़ी हो, ऐसा नहीं होता है। देखो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारे पास बोल्ड है, ये क्या है हमारे पास बोल्ड है। अगर हम यहाँ आपके पास आके देखते हैं तो हमें लगेगा कि ये बोर्ड कैसा है, छोटा है, और ये जो है मतलब इन्फिनाइट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम थोड़ा सा और पास जाएंगे तो हमें लगेगा बोर्ड बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा हम और पास जाएंगे तो हमें लगेगा एकदम बड़ा बोर्ड बड़ा हो रहा है। अब मान लीजिए कोई पीछे से आए, हमारा इसे मुंडी पकड़ा, वैसे हम चिपका दे इसे, तो हम ऐसे ऐसे देखेंगे बोर्ड को, कैसे कैसे देखेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसा लगेगा बोर्ड बहुत बड़ा हो गया है, बोर्ड का साइज कैसा हो गया है, इन्फिनाइट हो गया है। जैसे मान लीजिए चींटी है, ठीक है ना। अब चींटी को हम आपके कैमरे के ऊपर बैठा दें, अब चींटी जब कैमरे से देखेगी तो उसको पूरा बोर्ड दिखाई देगा। एक बार हम चींटी मैया को उठाते हैं और बोर्ड पे बैठा देते हैं, अब उनको ये बोर्ड कैसा लगेगा, इन्फिनाइट लगेगा। कैसा लगेगा, इन्फिनाइट लगेगा। तो मतलब कहने का क्या है कि अगर हमारे पास एक सीट ऑफ चार्ज है, उसके आसपास हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो वो इतनी ही आती है। जैसे मान लीजिए सीट है, चाहे हम इतने डिस्टेंस पे देखें, जैसे मान लीजिए सीट है, चाहे हम इतने डिस्टेंस पे देखें, चाहे इतने डिस्टेंस पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी, है ना। बस कंडीशन क्या होती है कि जो डिस्टेंस होती है इसके डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक, अब जैसे देख लें ये जो हमारे पास सीट ऑफ चार्ज है इसकी क्या हो, ये एक यूनिफॉर्म थिकनेस हो। इफ सीट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस, क्या हो इसके पास, यूनिफॉर्म थिकनेस हो। अगर यूनिफॉर्म थिकनेस हो जाती है तो क्या हो जाता है, अगर यूनिफॉर्म थिकनेस हो जाती है तो देखिए क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म थिकनेस होने के केस में क्या हो जाता है देखिएगा। अगर यूनिफॉर्म थिकनेस हो जाती है तो क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या थी, सीट थी बड़े जी, ये क्या थी हमारे पास, सीट थी। इस प्रकार से क्या करती है, हमारे पास सीट थी, पॉजिटिव पॉजिटिव केवल इधर इधर था, पॉजिटिव पॉजिटिव केवल इधर की तरफ था, ठीक है ना। अगर यूनिफॉर्म थिकनेस हो जाएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव किधर की तरफ भी आ जाएगा, पीछे की तरफ भी आ जाएगा। तो अब देखिए पीछे की तरफ भी जब आ जाएगा तो क्या हम लोग लिखेंगे, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। अगर यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे पूछा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, देखें अब इस वाले सीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी और पीछे वाले सीट की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जब पीछे वाली सीट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको हम लोग दिखाएंगे इस डायरेक्शन में, वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और इस वाली सीट की वजह से भी अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो उसकी भी डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगी, वो भी कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर हम लोग नाम दे दें इसको E1, इसको नाम दे दें हम लोग E2, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे E1 प्लस E2 लिखेंगे। और E1 हमारे पास कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, E2 हमारे पास कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर सीट में क्या है भैया, यूनिफॉर्म थिकनेस है, ठीक है, तो इतना फॉर्मूला आ जाएगा, कितना कितना, इतना इतना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स, मतलब दोगुनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी भैया, ठीक है। ठीक है, अब किसके लिए पढ़ना है हम लोगों को, अब पढ़ना है हम लोगों को स्फेयर के लिए पढ़ना है, ठीक है। काफी टाइम हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग पूरा आज कवर करेंगे। अब किसके लिए पढ़ना है हम लोगों को, सरफेस के लिए पढ़ना है। ये सरफेस हो गया ना भाई, अब वॉल्यूम के लिए पढ़ना है ना हम लोगों को, ठीक है। अभी तो खैर सरफेस वाला ही चलेगा जब स्फेयर के लिए पढ़ रहे हैं, कंडक्टिंग हो या स्फेरिकल सेल हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे कंडक्टिंग के लिए हो, चाहे वो इंसुलेटिंग के लिए हो, है ना। ये जो तीनों केस होंगे उसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए भाई, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए हटाते हैं भाई इसको, इसको जल्दी से हटाते हैं, खट 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 खट। इसको जल्दी से हमने हटा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाल देते हैं इन्फिनाइट सीट, हटा देते हैं और नई हेडिंग डाल देते हैं। नई हेडिंग क्या हम लोगों को डालनी है, चलिए देखिएगा भैया, नई हेडिंग क्या डालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
अगर आपसे कह दिया जाए स्फेरिकल सेल, कैसी स्फेरिकल सेल कह दिया जाए, तो वो किसकी किसकी हो सकती है, वो हो सकती है कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग दोनों हो सकती है, कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग दोनों हो सकती है, ठीक है ना। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए सॉलिड, तो वो केवल क्या हो सकता है, कंडक्टर स्फेयर ही हो सकता है, कंडक्टिंग स्फेयर ही हो सकता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है भाई, वो क्या हो सकता है, कंडक्टिंग स्फेयर ही हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब कितनी बातें समझ में आए। देखो स्फेयर हमारे पास कितने टाइप के, दो टाइप के, देखना जल्दी से देखना, स्फेयर हमारे पास कितने टाइप के, दो टाइप के, ठीक है। एक, अगर हमारे पास क्या हो, स्फेरिकल सेल हो, हमारे पास क्या हो, स्फेरिकल सेल हो, इट डजेंट मैटर कि वो कंडक्टर हो या फिर वो इंसुलेटर हो, ठीक है ना। अगर हमारे पास कैसा है, सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड है, अगर कंडक्टर होगा, अगर क्या होगा, कंडक्टर होगा, तो उसकी हम लोग स्टडी करेंगे इसके जैसे, जैसे स्फेरिकल सेल की करते हैं। स्फेरिकल सेल कोई भी हो, स्फेरिकल सेल हमारे पास कोई भी हो, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटिंग हो, इंसुलेटिंग का ही दूसरा नाम कभी कभी लिख के आ जाता है आपके एग्जाम में, डाई इलेक्ट्रिक के लिए बता दो, है ना। तो दोनों के लिए क्या होगा केस, मतलब हम लोग सेम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर सॉलिड है, सॉलिड मतलब अंदर से सब कुछ भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना, अगर वो कंडक्टर है तो उसको मतलब इसी में स्टडी कर लेंगे। मतलब ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, तीन के लिए इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे क्या कह दे रहे, सॉलिड हो लेकिन कैसा हो, इंसुलेटिंग हो, लेकिन कैसा हो, इंसुलेटिंग हो। अगर इंसुलेटिंग होगा तो इसके लिए हम लोगों को लाना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एकदम बालों में हाथ फेरते हुए, कॉलर ऐसे उचकाते हुए आते हैं और कहते हैं हाँ देखा मेरा भौकाल। तो चलिए भैया करते हैं इसको रफ और फिर शुरू कर देते हैं अपना डेरिवेशन जल्दी से। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जितना चीज़ें आपको बता दी गई हैं बस उतनी चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे और बड़ी आसानी के साथ डेरिवेशन को कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक स्फेयर बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, एक स्फेयर बना लिया। अरे वाह भैया, एकदम कुछ अच्छा खासा बन गया स्फेयर। ऐसे स्फेयर की तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। बस आप लोगों का प्यार है, जो आंख बंद करके भी स्फेयर बना देते हैं तो स्फेयर बन जाता है। खैर इतना अच्छा भी नहीं बना जितना हमने तारीफ कर ली खुद की। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग फिर से वही काम करते हैं, पॉजिटिव 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 चार्ज फैला देते हैं, पॉजिटिव चार्ज फैला देते हैं, है ना। कितनी पॉजिटिविटी फैला दी आज भाई हमने, ये क्या है, पॉजिटिविटी फैला दी। अरे सर एकदम पॉजिटिविटी फैला दी। इतनी पॉजिटिविटी तो केवल एक ही व्यक्ति फैला सकता है। हाँ इसके नहीं, मेरे अलावा भी कई लोग हैं जो पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, है ना। हमसे कई गुना पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, जिसमें आपकी माता श्री होती हैं। आप जितना भी दुख लेके आएँ, जितनी भी निगेटिविटी लेके आएँ, लेकिन आपकी माता श्री जो होती हैं सारी निगेटिविटी ले लेती हैं और आपको बदले में पॉजिटिविटी दे देती हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटिंग हो, अगर सॉलिड है तो वो केवल क्या हो सकता है, कंडक्टिंग स्फेयर हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग किन किन पॉइंट्स पे देखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आउटसाइड अ पॉइंट। किसके लिए देखते हैं, आउटसाइड अ पॉइंट। किसके लिए देख लेते हैं, आउटसाइड देख लेते हैं, आउटसाइड द स्फेयर, इसको लिख लेते हैं आउटसाइड द स्फेयर, ठीक। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में हम लोग कर देंगे इनसाइड द स्फेयर। सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे, इनसाइड द स्फेयर, ठीक है। और ये आउटसाइड द स्फेयर में भी दूसरा पॉइंट आ जाता है कि एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर, है ना, वो भी इसी में ही स्टडी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर आउटसाइड द स्फेयर के लिए हम लोग स्टडी कर रहे होंगे तो सबसे पहली बात फिर से वही काम करना पड़ेगा, हम लोग क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दी, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। अब r डिस्टेंस पे हमने क्या कर लिया, एक r रेडियस का हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक स्फेयर, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है। फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ ds वेक्टर दिखा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगी, कितना उसको हम लोग लिख देंगे E वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ही सरफेस है ना, अगर एक ही सरफेस है तो एक ही सरफेस फॉर्मूला लगा दो, फाई ई इक्वल टू क्या लगा दोगे, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ई डी एस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ई डी एस लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसको ई को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, डी एस बचेगा, ये चल रहा है फाई ई के इक्वल में, ठीक है ना। अब देखें ये ई है, अरे रे राम 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 कितना गलत लिखता है रे तू बाबा, ये है ई, और इस ds, ये ds छोटा सा है। अब इस पूरे सरफेस का, इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर, ये इसकी रेडियस कितनी, स्मॉल आर है, और ये जो हमारे पास जो स्फेयर आपको दिया गया उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। इसका जो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी है, सिग्मा है, ठीक है ना। ठीक,
आगे देखते हैं, आगे आगे देखते हैं। अब ये क्या आ गया, 1 नंबर फ्लक्स आ गया है। कौन नंबर, 1 नंबर फ्लक्स आ गया भैया। 1 नंबर लग रहा है कि नहीं लग रहा, देखने में लग रहा है। चलिए देखते हैं भाई आगे, आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है हम लोगों को, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। फिर से वही कहानी लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। आप लोग कहेंगे बस कीजिए सर, क्या बुरा गाते हो आप, कान से खून निकलने लगा। चलिए कोई बात नहीं, खून नहीं निकलने लगा। इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, देखो देखो ओ छोटू, इधर ध्यान दो। सो गए क्या, पूरा ध्यान इधर लगाओ। देखें फाई इज इक्वल टू क्या है, ई इंटू 4πr²। गॉस थ्योरम से अपन लोग क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, इसको पैक कर दीजिए, इसको नाम दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नाम दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ क्या ज्ञान फैलाइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। काफी बोरिंग बोरिंग सा हो रहा है। ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4πr² को नीचे भेज दीजिए और देखिए कि कितने स्टाइल से हम लोग लिखेंगे। 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हमने एक साथ लिख लिया। r² को देखना कहाँ लिखेंगे, क्यू अपॉन r² लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, क्यू अपॉन r² लिख दिया। अब ये जो क्यू है ना, ये पूरे सरफेस पे जितना चार्ज फैला हुआ है वो कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यू चार्ज बोल रहे हैं। मतलब इस सरफेस पे कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू चार्ज फैला हुआ है। तो देखें क्या होता है, आउटसाइड द स्फीयर, अगर स्फीयर के हम क्या जाएं, बाहर जाएं, अगर इस स्फीयर के हम लोग क्या जाएं, बाहर जाएं, किसी पॉइंट पे आपसे क्या पूछी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, इस पूरे स्फीयर को क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लेना है। कि मतलब ऐसा लगता है कि ये जो पूरा स्फीयर है ये अपने सेंटर पे ही क्या है, कंसंट्रेटेड है। और इस केस में हम लोग जो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं ना, वही सेम फॉर्मूला हम लोग इसके लिए भी लगा सकते हैं, आउटसाइड द स्फीयर के लिए। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे की ज्ञान फैलाते हैं, चलिए आगे ज्ञान फैलाते हैं। आगे हम लोग क्या ज्ञान फैलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनसाइड द स्फीयर वाला वहीं करेंगे, इधर नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे क्या ज्ञान फैलाते हैं हम लोग। देखें आगे हम लोग ज्ञान फैलाते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए होता है, या क्यू अपॉन एस होता है। क्या होता है, क्यू अपॉन एस होता है। यहाँ से क्यू अपॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस की जगह क्या लिख सकते हैं, 4πr²। एस की जगह क्या लिख सकते हैं, 4πr²। अरे नहीं भाई, ये तो सिग्मा किसका होगा, स्फीयर का होगा ना। सिग्मा किसका होगा, स्फीयर का होगा। चार्ज किसका रखेंगे, स्फीयर का रखेंगे। तो सरफेस एरिया भी किसका रखेंगे, स्फीयर का रखेंगे, न कि गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पे कौन सा आर बनाना चाहिए हमें, कैपिटल आर बनाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी निकल आएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ उठा के रख देते हैं, इसमें उठा के रख देते हैं, इस वाले फॉर्मूले में। इसको बोल देते हैं भाई, कुछ बोल देते हैं कि तुम अच्छे लग रहे हो, तुम्हें एक बार फिर से मिल जाओ हमें। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1/4π एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह कितना रखना है हम लोगों को, सिग्मा इंटू 4π बड़ा आर का स्क्वायर। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में नीचे r²। बात समझ में आई। अरे भाई फॉर्मूले में क्यू की वैल्यू केवल चेंज कर दिए हैं। क्यू की वैल्यू कितनी रख दी हमने, सिग्मा इंटू 4π r² रख दी। 4π से 4π हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बड़ा r² अपॉन छोटा r², ये आ गया ई के इक्वल में। ठीक है ना। मतलब आउटसाइड द सरफेस के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का मैक्सिमम केस में यूज करेंगे, और इस वाले फॉर्मूले का कभी कदार जब मन हो जाए, ठीक है, तो हम लोग इसका भी यूज कर लेंगे। अच्छा, अगर आपसे क्या पूछा जाए, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, किसकी बात की जाए, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर की बात कर दी जाए, स्फीयर की सरफेस पे बात की जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जरा क्या करेंगे भाई। ये जो स्मॉल आर होगा, अरे भाई जो गॉसियन सरफेस हम लोग स्मॉल आर रेडियस के लिए है ना, तो ये चलते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, इसी पे पहुंच जाएगा। मतलब स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। कौवा चला हंस की चाल, तो मतलब स्मॉल आर कहाँ पहुंच जाएंगे, कैपिटल आर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई इसकी जगह भी क्या रख दोगे, इसकी जगह भी क्या रख दो, कैपिटल आर रख दोगे। ये बड़े होके क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े खत्म हो जाएंगे, तो केवल दही दही बचेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है। अब इनसाइड द स्फीयर के लिए देख लेते हैं, किसके लिए देख लेते हैं, इनसाइड द स्फीयर के लिए देख लेते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास स्फेरिकल सेल हो, कंडक्टिंग हो, इंसुलेटिंग हो, तो केस तो सेम वही है। लेकिन अगर हमारे पास कैसी हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, कैसा हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो उसके भी चार्ज जो होता है सारा का सारा कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। सारा का सारा चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। अगर इसके अंदर आप क्या निकालना चाहते हो, अगर इसके अंदर आप क्या निकालना चाहते हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो उसके लिए एक बार जरा सा फिगर एक बार और बना लेते हैं हम लोग, एक बार फिगर और बना लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है, इसके अगर अंदर आप लोग निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए फॉर्मूला फिगर क्या बन जाएगा, देखिए इसके सरफेस पे होता है सारा चार्ज, इसके सरफेस पे होता है सारा चार्ज, इसकी सरफेस पे तो होता है ना सारा चार्ज, ठीक, अंदर तो कोई चार्ज होता नहीं है। ये हम लोग अंदर का दिखा रहे हैं ना, एक मतलब ऐसे कट करके आपको अंदर का दिखा रहे हैं कि सारा चार्ज इसका कहाँ पे, सरफेस पे। ये हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे फैला हुआ है, बाहर मतलब आउटर सरफेस पे फैला हुआ है। या आपकी बुक में अगर ऐसे किनारे किनारे दे रखा हो तो भाई वैसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे करके दे रखा है मतलब ऐसे किनारे किनारे दे रखा है, मतलब अंदर नहीं दे रखा है, केवल बाहर बाहर दे रखा है, तो उसको बाहर करके बना लीजिएगा, ये हो जाएगा सॉलिड के लिए हो जाएगा फिर ये, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे जैसे दे रखा हो वैसे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी आपको जो फिगर होगा वो आपको नोट्स में दे दी जाएंगे भाई, ठीक है ना। ये जो चार्ज होते हैं कंडक्टर में कहा होते हैं आउटर सरफेस पे होते हैं, ठीक है ना, तो इसको बाहर ही बना देते हैं भाई। चलिए एडजस्ट करते हैं इसको, जल्दी से एडजस्ट कर देते हैं इसको, कहाँ बना देते हैं हम लोग, बाहर ही बना देते हैं। चलिए भाई, है ना, बुक से मैच करना चाहिए क्योंकि वही डेरिवेशन आपको कहाँ करना है, बोर्ड्स में करना है भाई, है ना। और इसी को करते हुए आपको अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। इसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर थी, इसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल आर थी, और सारा का सारा चार्ज कहाँ था बेटा जी, सरफेस पे था। सारा का सारा चार्ज कहाँ पे था, सरफेस पे था। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक। अब अगर इनसाइड द स्फीयर के लिए देखेंगे तो हम लोग क्या होगा, अब इनसाइड द स्फीयर के लिए देखेंगे कोई भी, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, अंदर क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसकी रेडियस हम लोग सेंटर से ले लेते हैं, कितने डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। इसकी पूरी की रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। अब जब इनसाइड द सरफेस देखेंगे तो हम लोग क्या बातें ध्यान में रखनी होगी, क्या बातें ध्यान में रखनी होगी, इधर देखो भाई। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फाई ई निकालेंगे, कौन वाला, अरे भाई फंडामेंटल वाला, कौन वाला, ये वाला निकालते हैं कि नहीं निकालते हम लोग, ये वाला निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। तो सबसे पहले ये वाला निकाल लें, तो सबसे पहले जब ये वाला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई डी एस कॉस। अब यहाँ पे देखना भाई, इसको ऐसे रहने देते हैं, ई डी एस कॉस 0 ही रहने देते हैं, ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा ही रहने देते हैं हम लोग अभी के लिए, ठीक है। फिर दूसरा फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो दूसरा फ्लक्स हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। इसका यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या बताया गया था कि फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सरफेस कैसी होनी चाहिए, सरफेस कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। कैसी सरफेस होनी चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। इधर ध्यान लगाओ, नहीं बता रहा हूँ मैं, फोन के अंदर घुस के मारने वाला हूँ भाई। ठीक है, क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो फ्लक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको बोलिए फर्स्ट, इसको बोलिए सेकंड। अगर हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो फ्लक्स आ जाता है 0। देख, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, E इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी आ जाती है किसी भी कंडक्टर के, वो आ जाती है 0 आ जाती है। कितनी आ जाती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ, और रफ नहीं, रफ से पहले ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, रफ से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। किसके किसके बीच में ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ई और कहाँ गए, ई और ये आर के बीच में, ठीक है ना, ई और आर के बीच में। यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, अगर आउटसाइड द सरफेस है हम लोग, अगर हम लोग कहाँ हैं, सरफेस के बाहर हैं, जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा स्फीयर है, उसके कहाँ है हम लोग, बाहर अगर घूम टहल रहे हैं, तो फिर क्या होता है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट ये आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है ना। अगर हम सरफेस के अंदर हैं, सरफेस के अंदर है, मतलब इस 0 से r तक की वैल्यू में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं। यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर है, ये क्या है, इसकी कैपिटल R रेडियस है। तो हम लोग जब कहाँ तक पहुंचेंगे, जहां तक पहुंचेंगे, इस कैपिटल R तक पहुंचेंगे। जहां तक, कहाँ तक, जहां तक कैपिटल R तक जब तक पहुंचेंगे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0 रहेगी। और जैसे ही सरफेस पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला ग्राफ फॉलो होने लगेगा। ठीक है, इतनी बात आई नहीं आई, इतनी बात आई नहीं आई। ठीक है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके लिए, इंसुलेटिंग कहें, डाइलेक्ट्रिक कहें, नॉन कंडक्टिंग कहें, जो कहना है कह लें। आपका भैया दिल है, आपका चैनल है, जो इच्छा है कमेंट करें। डाउट से, डाउट रिलेटेड कमेंट करें, कहीं डाउट हो उसके लिए कमेंट करें, जो समस्या हो उसके लिए भी कमेंट करें भाई। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग या
डाइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें भाई, इसको हम हटाते हैं जल्दी से, जल्दी से हटाते हैं हम इसको, जल्दी से हटाते हैं हम इसको। एक बात बताओ, तुम क्या पढ़ाई करते हो या मेरी तरह तुम भी मम्मी से पिटते हो? हो, बहुत बुरा गाते हैं आप। चलिए, गाने के लिए थोड़ी आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं। देखते हैं भाई आगे, आगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ चार्जड, का चार्जड, ये कैसे अंग्रेजी बोलते हैं जी? चार्ज मतलब जो चार्ज हो, जिसके पास क्या हो, चार्ज हो। इंसुलेटिंग स्फेयर, कैसा स्फेयर? इंसुलेटिंग बोलें, डाइलेक्ट्रिक बोलें, ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं, इंसुलेटिंग बोलें, डाइलेक्ट्रिक बोलें, नॉन कंडक्टिंग बोलें। कैसा होना चाहिए? सॉलिड स्फेयर होना चाहिए बच्चा। कैसा स्फेयर? सॉलिड स्फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई। हमारे पास क्या था, इस प्रकार से एक सॉलिड स्फेयर था हमारे पास। ये क्या है? एक सॉलिड स्फेयर है। ये क्या हमारे पास? एक सॉलिड स्फेयर है। और सॉलिड स्फेयर के लिए हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा चार्ज भर देते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारा इसमें हम लोग भर देते हैं चार्ज। क्या भर देते हैं? चार्ज भर देते हैं। ये हमने क्या भर दिया है? चार्ज भर दिया है। फिर वही पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे? आउटसाइड द सरफेस के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? आउटसाइड द सरफेस के लिए हम लोग पढ़ेंगे। आउटसाइड द सरफेस के लिए देख लेते हैं। अगर आउटसाइड द सरफेस देखना है तो हम लोग क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या ड्रॉ कर देते हैं? एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। भाई बहुत गर्मी हो गई, चलिए देखते हैं। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दी, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी भाई। ठीक है, अब देख ले, इसकी रेडियस हम लोग कितनी बोल देते हैं? कैपिटल आर। इस गॉसियन सरफेस की रेडियस हम लोग कितने बोल देते हैं? स्मॉल आर। ठीक है ना? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा क्या लेंगे? ds लेंगे, और ds वेक्टर की डायरेक्शन रखेंगे किधर की तरफ? बाहर की तरफ रखेंगे। ds वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन भी वो किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ ही होगी। अब हम लोगों को क्या करना है? सेम वही काम करना है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आउटसाइड द के लिए, आउटसाइड द सरफेस के लिए कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से देखते हैं भाई। ठीक है ना? ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है आपको, पूरा ध्यान यही लगाइए। तो फ्लक्स नंबर 1 आपको क्या बताया गया? फ्लक्स नंबर 1 हम लोग कैसे निकालते हैं? EDS cos थीटा करके निकालते हैं। आप लोग कहेंगे यस सर, ऐसे ही तो निकालते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? EDS है, थीटा यहाँ पे कितना होगा? E और DS के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? EDS लिख दिया। ये phi E चल रहा है, चलने दो। ये कितना है? अरे छोटू क्या लिखता है? ई को कहाँ कर लो? बाहर कर लो। अंदर में क्या बचेगा? ds बचेगा। ये क्या चल रहा है? फाई ई चल रहा है। ई को रोक लो। ds कितना? इतना सा सरफेस एरिया कितना है? ds है। हम लोग कितना सा निकालना है? पूरा निकालना। अरे भैया ds इतना सा है, हम लोगों को कितना निकालना है? पूरा सरफेस एरिया निकालना है। तो पूरा सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का एरिया निकालते हैं। ठीक है ना? ठीक, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 65। ठीक, कोई बात नहीं। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या बताया गया था? देखिए, गॉस थ्योरम में क्या बताया गया था? गॉस थ्योरम में बताया गया था फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई, इसके प्राण जो हैं बहुत देर से हम लोग निकाल रहे हैं। अब वो बेचारा थक चुका है, तो मार्कर हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में हम लोग क्या निकाल के लाए हैं? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर चला गया क्यू के साथ में। आप लोग कहेंगे सर यही वाला तो पहले वाले में भी आया था, यही फॉर्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए भी आता है। हाँ, तो हम कहेंगे हाँ बेटा जी देखिए बिल्कुल यही फॉर्मूला आता है। मतलब अगर आपको चाहे सॉलिड स्फीयर दिया जाए, चाहे वो इंसुलेटिंग हो, कंडक्टिंग हो, चाहे वो स्फेरिकल सेल हो, स्फेरिकल सेल है तो दोनों चल जाएंगे। ठीक है ना? अगर सॉलिड है, चाहे वो कंडक्टिंग हो, चाहे इंसुलेटिंग हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक, मतलब तीनों चीजें एक ही हैं। और तीनों चीजों में से इंसुलेटिंग और डाइलेक्ट्रिक एक ही है। ठीक है ना? और कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग दोनों अलग है। अरे बाबा, इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक एक ही चीज है, और कंडक्टिंग क्या है? अलग चीज है। सॉलिड के लिए अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो
सॉलिड कंडक्टिंग पढ़ेंगे तो अलग पढ़ के आए, अभी जो पीछे पढ़ के आए हम लोग, ठीक है ना। अगर पढ़ेंगे सॉलिड इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक के लिए पढ़ेंगे तो वो उन तीनों से क्या है अलग केस है, बार बार बता चुका हूं भैया मैं, ठीक है ना। ठीक, देखें अब यहाँ पे तो मतलब आपको क्या बताया गया कि जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, आउटसाइड द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो तीनों के लिए सेम वही आ रही है, ठीक है ना। तीनों के लिए नहीं, चारों के लिए सेम वही आ रही है, ठीक है ना। ठीक, तो चारों के लिए वो सेम कितनी आ रही है, E = 1/4πε0 Q/r² आ रही है। मतलब बाहर अगर किसी पॉइंट पे आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इसका जितना भी चार्ज होगा कहाँ पे कंसंट्रेटेड मानते हैं हम लोग, ऐसा लिखता है जब बाहर से देखते हैं तो कैसा दिखता है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, इसके सेंटर पे है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। अब देखें हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट। लिखो यार, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं रो इक्वल टू Q/V जानते हैं, रो इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, Q/V जानते हैं। Q कितना है यहाँ पे, Q हम लोग को नहीं पता कितना है, Q तो फाइंड करना हम लोग को। V इसका कितना हो जाएगा, V हम लोग एरिया सॉरी वॉल्यूम किसका निकालेंगे, ये चार्ज किसका है, स्फीयर का, वॉल्यूम किसका रहेगा, स्फीयर का, यानी गॉसियन सरफेस का निकाल लेना, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4/3 पाई r³, ये बड़ा आर छोटा आर नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू 4/3 पाई r³, ठीक ठीक। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रख दी जाए, इस इक्वेशन में रख दी जाए। इसको नाम दे देते हैं कुछ, तेरा नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जब देखिएगा इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख देंगे, यहाँ देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हम लोग यहाँ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 के लिए देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, E = हमारे पास थे का फॉर्मूला 1/4πε0, Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई r बड़ा क्यूब, नीचे क्या चल रहा है स्मॉल r स्क्वायर, नीचे क्या है स्मॉल r का स्क्वायर चल रहा है। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा ρ/3ε0, ये क्या आ गया कैपिटल R का क्यूब, नीचे क्या आ गया स्मॉल r का स्क्वायर आ गया है, क्या आ गया नीचे आ गया स्मॉल r का स्क्वायर आ गया है, ठीक है ना। ठीक, अब देखें, अब ये जो कैपिटल R है मतलब जो हमने स्फेयर लिया था उसकी रेडियस है, वो तो चेंज नहीं होने वाली है ना। मतलब ऐसा तो नहीं होने वाला है कि जो तुमने स्फेयर लिया उसको मार गुस्सा लात पिचका दोगे, तो ऐसा तो नहीं करोगे ना। अरे भाई जो स्फेयर दिया गया है, अगर उसके स्फेयर की वजह से आपको क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालोगे ना, मार लात गुस्सा पचकात नहीं दोगे भाई। आगे देखो, तो कैपिटल R नहीं चेंज होने वाला है, इस पर जितना चार्ज है उसको भी तो चेंज नहीं करने वाला, ऐसा नहीं 2-4 चार्ज उठा खा जाओगे, नहीं ना। मतलब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी क्या है, कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम ये भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर आउटसाइड द सरफेस दिखा जाए, अगर दिखा जाए तो भैया क्या दिखा जाए कि इतनी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। कितनी चीजें, रो r³ 3 एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। कितना है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। अच्छा, अब अगर सरफेस की बात की जाए, अब अगर सरफेस की बात की जाए, देखिए सरफेस पे क्या हो जाएगा, यहीं पे देख लेते हैं एट द सरफेस, यहाँ पे देख लेते हैं एट द सरफेस। अगर सरफेस पे देखा जाए तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, देखिएगा सरफेस पे फिर से हम लोग पता है ये आर छोटा करते 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 यहाँ ले आएंगे, और यहाँ पे स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के, स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, E = आ जाएगा हमारे पास ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर का क्यूब अपॉन में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है, और इस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या बचेगा, खत्म खत्म, यहाँ क्या बचेगा, आर बचेगा। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एप्सिलॉन नॉट ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ठीक, अब कहाँ के लिए देखना है हम लोगों को, इनसाइड द सरफेस के लिए देखना है। आउटसाइड द सरफेस की बात होगी, मतलब सरफेस के अगर बाहर जाएंगे तो बात होगी ना, सेम वही पुरानी बात चल रही थी, पुरानी बात मतलब यहाँ पे पुरानी बात वही चल रही थी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², वही सेम चीज यहाँ पे भी आई, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये इतनी चीज क्या है, कांस्टेंट है, ये ना तो रो चेंज होने वाला, ना तो उसकी रेडियस चेंज करने वाले हो आप, है ना। आप लोग अच्छे बालक हैं, है ना। ठीक, तो ना तो इसको पचकाओगे ना तो चार चुरा के खा जाओगे। ठीक है, अब देख लो, बात कर लेते हैं हम लोग इनसाइड द सरफेस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इनसाइड द सरफेस की बात कर लेते हैं। इनसाइड द सरफेस में हम लोग क्या बातचीत करेंगे, देखिए इनसाइड द सरफेस में हम लोग क्या बातचीत करेंगे, बॉर्डर बना देते हैं भाई, बॉर्डर। ठीक है, इनसाइड द सरफेस में हम लोग क्या बातचीत करेंगे, फिर से ये हम लोग क्या खींच लेते हैं, अपना सरफेस बना लेते हैं, इसमें क्या भर देते हैं, चार्ज भर देते हैं, बहुत सारा इसमें क्या भरा है, चार्ज भरा है,
बहुत सारा क्या भरा है, चार्ज भरा है। इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जिसकी रेडियस कितनी होगी, जिसकी रेडियस होगी हम लोग पास स्मॉल आर होगी, और इस पूरे की रेडियस कितनी होगी, वो पूरे की रेडियस होगी कैपिटल आर होगी। अगर इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्या बतानी है, क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उतनी ही रेडियस का, मतलब उसके सेंटर से उतनी ही डिस्टेंस का, जितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस का, उतनी ही रेडियस का, जितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट है उतनी ही रेडियस का हम लोग क्या बना देंगे, गॉसियन सरफेस बना देंगे। मतलब कोई आपको क्या दिया गया है, एक सॉलिड इंसुलेटर दिया गया है, स्फेरिकल इंसुलेटर दिया गया है, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सेंटर से उस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही रेडियस का हम लोग क्या बना देंगे, एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बना देंगे भाई। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला काम फिर से वही हम लोग करना है, फाई ई इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए लिखेंगे, ई डॉट डी एस लिखेंगे, ये तो नहीं लिख दिया ना कहीं हमने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से ये ई कहाँ कर लेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे, और ये क्या है, डी एस है, डी एस बोले तो इसका एरिया जब हम लोग निकालेंगे तो उसको निकालते हैं भाई, अगले स्टेप में निकाल लेते हैं। फाई ई, यहाँ पे फाई ई चल रहा है, ये ई है। अब डी एस देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये छोटा सा एरिया होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इधर की तरफ, ये क्या है, छोटा सा डी एस है, और ये जो डायरेक्शन है ये डी एस वेक्टर की है, और इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ई वेक्टर भी आपका आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये छोटा सा क्या है, डी एस है। अब यहाँ पर जो हमने स्फेयर लिया है इसका छोटा सा क्या है, ये डी एस है। अगर इस पूरे स्फेयर की बात की जाए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की बात की जाए, तो वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अरे भाई स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने वही लिख दिया है। ये हो गया, इसको बोल दीजिए फ्लक्स नंबर 1। अब दूसरा फ्लक्स हम लोग क्या जानते हैं, गॉस थ्योरम से, है ना। किससे जानते हैं, यही चाहनी फिर से लिखनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ठीक है, फाई ई की जगह अब फिर इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या आया था हमारे पास, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब फिर से हम लोग को क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्यू आएगा, ये क्यू जो आएगा ना हमारे पास, ये पूरे किसका चार्ज है, ये पूरे सरफेस का चार्ज है ना। और हम लोग किसका चाहिए, हम लोग किसका चाहिए, मतलब पूरे सरफेस का नहीं, पूरे किसका, इंसुलेटर का, पूरे स्फेरिकल इंसुलेटर का चार्ज है ये क्यू। ठीक है ना, हम लोग कौन सा चाहिए, इसको क्यू डैश बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्यू डैश बोल देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखी, गॉसियन सरफेस लिए, उसके अंदर का ही तो हम लोग केवल चार्ज देखेंगे ना। इस गॉसियन सरफेस के जो भी बाहर चार्ज उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम में क्या बताया गया, तो जो चार्ज होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो अंदर वाला चार्ज देखते हैं हम लोग। ठीक, तो क्यू डैश कैसे निकालेंगे, फिर से वही कहानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट। ठीक है, अब हम लोग क्या पता है, रो जो होता है, रो जो होता है यूनिट वॉल्यूम का चार्ज होता है। रो क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज होता है। ठीक है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। मतलब जो डेंसिटी है उसकी वो फिक्स रहेगी, चाहे तुम इतना वाला सरफेस ले लो, चाहे इतना इंसुलेटर लो, चाहे इतना इंसुलेटर लो। जो गुड़, जैसे मान लो आप गुड़ खाते हो, गुड़ उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अब चाहे तुम इतना खाओ और चाहे तुम इतना खाओ, लैया बेटा उसकी डेंसिटी जो रहेगी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, है ना। चाहे तुम एक कौरा खा लो, एक निवाला खाओ, और चाहे तुम पूरा थाली भर के खा जाओ। ठीक है ना, तो वही सेम काम यहाँ पे भी होता है। जो हमारे पास इंसुलेटर है उसके लिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है, चाहे तुम इतना से ले लो, चाहे इतना से ले लो, चाहे जितना से ले लो। ठीक है ना, तो रो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन वी लिखते हैं। अगर हम लोग क्या लिखना हो, क्यू डैश लिखना हो, तो ये भी वी डैश हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम लोग क्या लिखना चाहें, क्यू डैश कितना है तो क्यू डैश ही लिख देते हैं। वी डैश कितना होगा, तो जो हम लोगों ने ये वाला ये वाला जो हम लोगों ने क्या लिया है, स्फेयर लिया, इसका वॉल्यूम रखेंगे। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर का ही क्यूब लेंगे, मतलब इसके अंदर वाला जो चार्ज है उसी को ले लेंगे। चलिए ले लिया हमने। अब यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखें क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी, रो में इसका मल्टीप्लाई करा दें, नीचे वाले के किधर, रो में क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें। तो रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। इतनी बात आई नहीं आई भाई। रो क्या था, रो क्या था, रो था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो हमेशा और हमेशा इक्वल रहेगी, चाहे हम पूरे स्फीयर के लिए निकालें और चाहे उसके अंदर एक छोटे छोटे स्फीयर काट लें उसके लिए निकालें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे एक छोटा सा स्फीयर को जो काटा था यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस का, उसके लिए हम लोगों ने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल दी, और उसको हमने कितना रखा, रो ही रखा है। इसके लिए भी रो था और इसके लिए भी क्या है, रो है। ठीक है ना। अब यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू निकल आई, क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देते हैं, उठा के रख देते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग नाम देते थे इक्वेशन नंबर
थर्ड नाम दे देते हैं। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि E इंटू जो हमारे पास है ना 4πr² है, और फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, रो इंटू में 4/3πr³, और नीचे क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। नीचे कितना था, एप्सिलॉन नॉट था। 4π से 4π हो जाएगा खत्म, एक r यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है ना। अगर E इक्वल टू हम लोग लिखना चाहें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखना E इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, 4π खत्म हो गया ना। यहाँ पे क्या बचा, रो बचा है, यहाँ बचा है r, नीचे क्या बचा है 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना ही बचा है ना, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बच रहा है। 4πr² ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे 4π ये खत्म हो गया, नीचे क्या बचा 3 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा, रो बचा। ठीक है ना। अब देखना फिर से वही कहानी हम लोग फैलाएंगे जो यहाँ पे हमने बताई आपको, फिर से यही कहानी यहाँ पे भी फैलाएंगे। देखो ठीक है। अब ये देखो रो कांस्टेंट रहने वाला है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहने वाला है, 3 तो 3 रहने वाला है, मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, आर की होगी। ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे अंदर वाले जो हमारे पास क्या है, अंदर वाला जो हमारे पास क्या है, स्फीयर है, इसकी रेडियस बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे, इसको बड़ा करते जाओगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो भाई, ठीक, ये क्या है, एक गुफा है, ये क्या है, एक गुफा है, और गुफा में से जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध लड़के आ रही भाई। अंदर थे अंग्रेज, और अंग्रेजों की मार कटैया करके आ रही भाई। ठीक है। अब जब रानी लक्ष्मीबाई जब बाहर आ रहे होंगे, जैसे जैसे वो बाहर आ रहे होंगे तो वो क्या दिखाई देंगी, बड़ी दिखाई देंगी। अब जब बड़ी दिखाई देंगी, मतलब जैसे जैसे बाहर आएंगी तो भाई उतनी ज़्यादा क्लियर भी दिखाई देंगी और बड़ी भी दिखाई देंगी। अब जब बड़ी दिखाई देंगी तो उनका प्रभाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उनका इफेक्ट बढ़ता जाएगा। वैसे सेम काम यहाँ पे भी होता है, ये जैसे जैसे स्फीयर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, इसका इफेक्ट बढ़ता जाता है। इफेक्ट बोले तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के भरोसे हम लोग बातचीत करते हैं वो। ठीक है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर ग्राफ बनाना चाहें तो हम लोग ग्राफ कैसे बना सकते हैं, जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कहाँ बनाया जाए भाई, जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, देखो यहाँ बहुत जगह है भाई। ठीक है। अगर ग्राफ बना लेते हैं, कहाँ बना लेते हैं, ठीक 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 ठीक, यहाँ बना लेते हैं, जल्दी से देखिए भाई। ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, इस प्रकार से स्फीयर था, इसकी रेडियस कितनी थी बड़ा जी, आर थी। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ तक जाएंगे, इसकी रेडियस तक जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम वही वाला ग्राफ, ये मतलब प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r², ये हो जाता है E प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है ना, ये हो जाता है। ठीक। तो ये था किसके लिए, इंसुलेटिंग या डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर के लिए था। ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी 2-4 बातें देख लेते हैं भाई, और जल्दी से खत्म करते हैं भाई। बहुत 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 ज़्यादा लंबा लेक्चर हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, नहीं ना, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई लंबा अगर हो रहा हो तो लेक्चर। ठीक है। अब तो खैर हो गया आप, चलिए, लेकिन फिर भी आप लोग बता दीजिएगा भाई। ठीक है। तो हो भैया 2 सेकेंड पीछे जाके फिगर बना के नोट कर लीजिएगा भाई, एकदम प्रैक्टिस करनी है आपको। नोट्स आपको दिए गए हैं, लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी आपको एक बार करके जरूर देखना है भाई। ठीक है। इसको हम अब रफ के दिए देते हैं। ठीक है ना, रफ के देते हैं, और जल्दी से 2-4 जो फंडामेंटल बातें आपको बताई गई उनको हम देख लेते हैं भैया, और फिर इस लेक्चर को करते हैं ख़त्म। बहुत 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 धन्यवाद भैया, आप लोग अब तक टिके हुए हैं जो लोग, और कुछ लोग जो होंगे जो बीच में से भाग गए होंगे, तो भाई भगोड़ो तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा उन्हें कि आप लोग शेर हैं। ठीक है। इधर ध्यान देंगे आप लोग पूरा। ठीक। देखें, एक बात आपको बताई गई कि जो कंडक्टर होता है हमारे पास, क्या होता है, कंडक्टर होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। कंडक्टर जो होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। जैसे मान लीजिए ये क्या हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा सारा का सारा बाहर आएगा कि नहीं आएगा, सारा का सारा चार्ज किधर आएगा, सारा का सारा चार्ज किधर चलाएगा, बाहर चलाएगा। अब अगर अंदर बात की जाए किसी एक कैविटी की, किसकी बात की जाए, किसी एक कैविटी की बात की जाए, तो फिर क्या होगा, अगर अंदर बात की जाए किसी कैविटी की, तो फिर क्या होगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, कोई एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। अब गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होगा, चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक। एक तो फ्लक्स ऐसे, इसके अंदर क्या होगा, चार्ज जीरो होगा। जब चार्ज जीरो होगा तो इसके लिए फ्लक्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस मेथड से, गॉस थ्योरम से हम लोग क्या लिख पाएंगे कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा फ्लक्स जो हम लोग निकालते हैं EDS, उससे कोई मतलब नहीं, बराबर में क्या कर देंगे, जीरो के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है ना। और यही सेम रीजन भी होता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो तो उसकी आउटर सरफेस पे वो क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना। यही सेम रीजन होता है किसके लिए,
कि कोई भी जो चार्ज होता है किसी भी अगर कंडक्टर को दिया जाए, मच्छर, किसी भी कंडक्टर को अगर दिया जाए तो क्या हो जाता है, उसकी आउटर सरफेस पे क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही एक रीजन भी होता है इसका, ठीक है ना। तो अब देखें इस लेक्चर में एक चीज जो छूटी हुई है वो है प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। गॉस लॉ की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कूलम्स लॉ को प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब 10 या 15 मिनट का होगा, उसके वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्या हो प्रॉब्लम हो, जहां कहीं पे भी आपको डाउट हो, कहीं पे कोई समस्या हो, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है, वहां पे जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।